हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यहाँ पे नए इमिग्रेंट्स आने के बाद 100% सोचते हैं। और वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आखिर कार्स महंगी क्यों है। सब लोग यही कंपेयर करते हैं, भाई इंडिया में तो मुझे ये 10 लाख में मिल जाती है कार, यहाँ पे उसकी प्राइस $25,000 $30,000 क्यों है। तो इसी को आज ब्रेक डाउन करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे कार की प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। सो लेट्स गो। सबसे पहले फैक्टर आता है कि आप यहाँ के कार की प्राइस कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन के हिसाब से देखते हो। तो पहले तो ये बंद कर दो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आपको कार मिल जाएगी कुछ अराउंड 10 लाख रुपीज़ में, ओके, यही कार यहाँ पे मिलेगी कुछ अराउंड $25,000 से लेके $30,000 में। तो यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे कार की प्राइस इतनी बढ़ रही है कंपेयर टू इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं, इंडिया में बहुत सस्ती है कार और इन कनाडा के अंदर बहुत महंगी है। इसके पीछे चार ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे कार की प्राइस बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सेकेंड, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। तीसरा है हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और चौथा है हाई लेबर कॉस्ट। फिर इसी की वजह से जो कार इंडिया में बनी है, अगर वही कार आप कनाडा में बनाने जाओगे तो यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपको महंगा ही पड़ेगा। देखो भाई, जो भी फंडा है ना कनाडा के अंदर और इंडिया के अंदर कार की प्राइस डिसाइड करने का, उसका मेन फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में ऐसे काफ़ी कार्स है जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होती है, मारुति, टाटा, ह्युंडई, महिंद्रा। इंडिया के लिए इंडिया में ही कार बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ की कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि उसके पीछे लोकल लेबर होता है, लोकल प्राइस होती है। और इंडिया में आपको पता है कि कंपेयर टू कनाडा यहाँ का जो लेबर कॉस्ट है वो कम आएगा ऑब्वियसली। उसकी वजह से कार की प्राइस बहुत कम ही होती है कंपेयर टू कनाडा। इसकी कंपेयर में बात करते हैं, जब कनाडा में हम लोग कार्स बनाते हैं तो कनाडा में काफ़ी ऐसी कार्स है जो इंपोर्ट होती है या फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर का कॉस्ट जो होगा वो हाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कनाडा में कंपेयर टू इंडिया लेबर कॉस्ट हाई है। फिर यहाँ पे फ्राइट होती है, ड्यूटी होती है, लोकल रेगुलेशन होता है, जिसको मिला के यहाँ की प्राइस बहुत पड़ती है कार्स की कंपेयर टू इंडिया। जहाँ पे लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे इंडिया में जो कार और जैसे फीचर्स वाली चाहिए थी वो मुझे 10 लाख में मिल रही है, कंपेयर टू कनाडा मुझे वो बहुत बहुत महंगी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली। अब बात करते हैं सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स की। देखो, कनाडा में सेफ्टी और एनवायरनमेंट के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। आपको हर कार के अंदर क्रैश डिटेक्टर सेफ्टी चाहिए, फीचर्स चाहिए, जैसे एयर बैग्स, लेन असिस्ट, बैकअप कैमरा, एबीएस एक्सेट्रा। ये सब बेस मॉडल में ज़रूरी है, ठीक है। कंपेयर टू इंडिया ये सब चीज़ें बहुत सारी कार्स में ऐसा है कि वो लोग ऐसे नहीं देते, स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से बेस मॉडल में कई कई चीज़ें और कई कई फीचर्स नहीं होते हैं। एमिशन स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे टफ होते हैं। तो इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। इंडिया में अब BS6 स्टैंडर्ड्स आए हैं, पर कनाडा के अंदर ये बहुत पहले से है, जिसकी वजह से जो कार की कॉस्ट है यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। अब बात करते हैं टैक्सेस, फीस और इंश्योरेंस की। कनाडा में आप कभी भी उसकी प्राइस शोरूम के प्राइस पे डिसाइड मत करो, उसकी आफ्टर सेल्स प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या है उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करो, ठीक। जिसमें क्या ऐड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर ऐड होता है सेल्स टैक्स। यहाँ पे सेल्स टैक्स लगता है प्रोविंस के हिसाब से कुछ अराउंड 13 to 15%, ओके। तो आपकी प्राइस अगर $30,000 है, ठीक है, कार की, तो उसके ऊपर आप $3 या $4 और लगा लो आपकी सेल्स टैक्स। उसके बाद आता है फ्रेट एंड PDI, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और कुछ चार्ज जो लगते हैं वो अराउंड $2,000 के आसपास होते हैं। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग फ़ी। उसके बाद आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फ़ी। डॉक्यूमेंटेशन फ़ी शोरूम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ अराउंड $500 से लेके $1,000 तक। और सबसे महंगा यहाँ पे है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ही महंगा है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होता है कुछ अराउंड $200 से लेके $500 तक पर मंथ, स्पेशली अगर आप नए ड्राइवर हो। जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो इंश्योरेंस आपका आपके लाइसेंस के ग्रेड के हिसाब से भी डिसाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे 3 तरह के लाइसेंस होते हैं, G1, G2 और G। जिसके भी पास G2 लाइसेंस है उसका इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू G लाइसेंस, क्योंकि अभी वो G2 वो मीडियम लेवल के ग्रेड पे है, जहाँ पे उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं है हाईवे पे चलाने का, तो उसका इंश्योरेंस ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। और लास्ट में बात करते हैं G लाइसेंस। G लाइसेंस जिसके भी पास होता है उसका इंश्योरेंस कंपेयर टू G2 लाइसेंस कम होता है, ठीक है। और वो ईयर बाय ईयर जैसे ही वो कार चलाता है उसका इंश्योरेंस कम होता जाता है। देखो, हमको पता है इंडिया में इंश्योरेंस ईयरली बेसिस पे होती है और कंपेयर टू कनाडा वो बहुत सस्ती होती है। ईयरली बेसिस पे आपकी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस होती है ₹10,000 से लेके ₹20,000 तक, बेस्ड ऑन योर कार, ठीक है। और आपका टैक्स जो होता है वो भी वन टाइम रोड टैक्स होता है, जहाँ पे आपको इतने टैक्स नहीं भरना है, जिसकी वजह से आपकी कार की कॉस्ट कम आती है। और सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे फ्रेट और डिलीवरी चार्जेस इंडिया में बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी कार्स है जो लोकली मैन्युफैक्चर होती है और वहाँ पे वो सारे चार्ज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा फ्राइट नहीं होता और डिलीवरी चार्जेस भी कम होते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया में
कार सस्ती है कंपेयर टू कनाडा, ये भी एक मेन फैक्टर है जहाँ पे ये इफेक्ट करता है प्राइस के मामले में। अब बात करते हैं कार वैल्यू वर्सेस सैलरी रेशियो की। ये भी सोचना ज़रूरी है, कार महंगी है लेकिन सैलरी भी हाई है यहाँ पे। कनाडा में एवरेज मंथली इनकम होती है 4,000 से लेके $5,000 तक की, और इंडिया में वही सैलरी होती है 30,000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ तक की एवरेज। तो कनाडा में कार की प्राइस ज़्यादा है पर अफोर्डेबिलिटी भी बेटर है सैलरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ये वैल्यू भी अफोर्ड कर सकते हो कार की। और इंडिया में भी सेम चीज़ है जहाँ पे आपकी सैलरी के हिसाब से आप कार अफोर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है कि जो एक बैलेंस पे है आपकी सैलरी के हिसाब से और आपकी कार के वैल्यू के हिसाब से। तो दोस्तों यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से कनाडा में कार ज़्यादा कॉस्ट करती है इंडिया के कंपेरिजन में, लेकिन उसके साथ मिलती है बेटर सेफ्टी एंड कंफर्ट। देखो मेरे हिसाब से कनाडा के अंदर कार लेना एक आपकी नेसेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ख़राब है। ख़राब है मीन्स यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो। तो इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके आप वहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हो कंपेयर टू योर ओन व्हीकल। तो कनाडा और इंडिया के अंदर ये प्राइस डिफरेंस की वजह से सब लोग यहाँ पे आने के बाद ये प्राइस डिफरेंस फील करते हैं और सोचते हैं कि भाई नहीं, इंडिया के अंदर कार सस्ती है और कनाडा के अंदर कार महंगी है। पर ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कनाडा के अंदर कार की प्राइस ज़्यादा होती है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि जो मैंने आपको समझाया वो सही है या नहीं है। और यही सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे कार्स की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।